बिल्लूपुर गांव में काफी दिनों से चोरियां हो रही थी। एक दिन गांव का मुखिया पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा गांव में हो रही चोरियों के बारे में सोच रहा होता है कि तभी गांव के धर्म काका मुखिया के पास आकर कहते हैं, अरे ओ मुखिया, आज तो सुखिया के घर पर भी चोरी हो गई। हाँ जानता हूँ। अरे जब सब जानता ही है छिछोरे, तो फिर कुछ करता क्यों नहीं? हाँ तू करेगा भी क्यों? तुझे छिछोरे पंथी से फुर्सत मिले तब ना। धर्म काका की बात सुनकर मुखिया आग बबूला होता हुआ बोलता है, अरे बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि मैं इस गांव का ठेकेदार हूँ। अरे ठेकेदार नहीं है, लेकिन गांव के मुखिया तो हैं। मुखिया हूँ इस गांव का, डिप्टी कलेक्टर नहीं हूँ। हाँ समझ गया, तू केवल बस नाम का मुखिया है। हाँ अरे तू भी तो केवल नाम का ही धर्म है, वरना धर्म जी का नाम सुनकर तो अच्छे अच्छे चोरों के पसीने छूट जाते हैं। अरे तो क्या तूने मुझे फिल्मों वाला धर्मपाजी समझ रखा है? निठल्ले छिछोरे कहीं के। धर्म काका की बात सुनकर मुखिया गुस्से से खड़ा हो जाता है और दोनों में कहासुनी होने लगती है। दोनों में हाथापाई होने वाली होती है कि तभी वहाँ गंगा मौसी आ जाती हैं और दोनों से कहती हैं, तुम दोनों बुड्ढों को बस लड़ने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। खुद को जवान समझते हो, अगर बुढ़ापे में हड्डी पसली सरक गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे तो पूरा शक है कि उन दो निकम्मों बलिया और कलिया का ये काम है। तुम दोनों उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? इतना कहकर गंगा मौसी चली जाती हैं। मुखिया कालिया बलिया को ढूंढने लगता है। तभी मुखिया के पास बिल्लूपुर गांव की रहने वाली रसीली नाम की एक विधवा औरत आती है और मुखिया से कहती है, मुखिया जी मेरी मदद कीजिए। रसीली को देखकर मुखिया की आंखों में छिछोरापन झलकने लगता है और वो छिछोरे भरे अंदाज में रसीली की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ कहता है, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ रसीली। अब क्या हुआ? मुखिया जी मेरे पास जुड़े हुए कुछ पैसे रखे हुए थे, कल रात मेरे घर में भी चोरी हो गई। आप तो जानते हैं ना कि मेरे परिवार में मेरी इकलौती बेटी तारा के अलावा इस संसार में कोई नहीं है। अब मैं उसे क्या खिलाऊंगी? अब उदास क्यों होती हो रसीली? अरे तुम कहो तो मैं तुम्हारी तारा को अपनी बेटी बनाकर जीवन भर अपनी आंखों का तारा बनाकर रख सकता हूँ, और तुम्हें भी अपने घर के सोने के बर्तन में रसगुल्ले की तरह संभाल कर रख सकता हूँ। ये सुनकर रसीली बुरी तरह से क्रोधित हो जाती है। बेशर्म नास पिटे, तू मेरी बेटी को जीवन भर आंखों का तारा बना कर रखेगा? अरे तेरे जीवन के दिन ही कितने बचे हैं? शमशान में पैर लटकाए बैठा है, मगर तेरी जवानी खत्म नहीं हो रही। इतना बोलकर रसीली गुस्से से अपने घर पर चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। रसीली को रोते हुए देख रसीली की 10 वर्षीय बेटी तारा भी वहाँ पर आ जाती है और अपनी माँ के रोने का कारण पूछती है। रसीली अपनी बेटी तारा को चोरी की घटना और मुखिया की घटिया करतूत के बारे में बताते हुए कहती है, सोचा था कि मुखिया सहायता करेगा, मगर वो छिछोरा चोरों को पकड़ने की बजाय मुझ पर ही गंदी नजरें डालने लगा। काश यहाँ पर रत्ना बॉन्ड होती तो चोरों को जरूर पकड़ती। ये सुनकर तारा चौंकते हुए कहती है, ये रत्ना बॉन्ड कौन है माँ? तारा, मेरी परदादी कहती थी कि बहुत समय पहले इस गांव में रत्ना नाम की एक चतुर लड़की रहती थी, जिसके अंदर चोरों को सूंघने की क्षमता थी, मगर अंग्रेजों ने उसे जलाकर मार दिया। लेकिन कहाँ माँ? हमारे गांव के पास जो गुफा है ना, वहीं पर उसे जलाकर मारा था। इतना बोलकर रसीली वहाँ से चली जाती है और तारा बड़ी मासूमियत से गहरी सोच में गुम हो जाती है। अगले दिन तारा उसी गुफा के नजदीक चली जाती है। आसपास चारों ओर सन्नाटा पसरा होता है। तारा को बड़ा डर महसूस होता है, लेकिन तारा कल से भूखी थी। तारा झाड़ियों में बैठकर रोती हुई कहती है, रत्ना बॉन्ड तुम कहाँ हो? देखो हमारे गांव के चोरों ने हमारे घर पर चोरी कर ली। माँ ने और मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया। तारा इतना कहती है कि तभी डरावनी डरावनी आवाज आनी शुरू हो जाती है। डरावनी आवाज सुनकर तारा डर जाती है। तभी एक चुड़ैल तारा के सामने प्रकट हो जाती है। चुड़ैल को देखकर तारा बुरी तरह से डर जाती है। चुड़ैल तारा को देखकर कहती है, डरो मत, बरसों बाद मेरे नाम से किसी ने मुझे पुकारा है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। लेकिन तुम तो चुड़ैल हो। हाँ, जब मैं जीवित थी तब लोग मुझे रत्ना बॉन्ड के नाम से बुलाते थे, लेकिन अब मैं क्योंकि चुड़ैल हूँ इसलिए तुम मुझे चुड़ैल बॉन्ड बुला सकती हो। घर जाओ, कल सुबह वो चोर जिंदा नहीं बचेंगे। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो। वहीं तारा डरती हुई अपने घर चली जाती है। तारा डरते हुए सारी घटना अपनी माँ को बताती है, लेकिन तारा की माँ रसीली तारा की बात पर विश्वास नहीं करती और कहती है, तूने कोई सपना देखा होगा तारा। अगले दिन कलिया और बलिया खेत में बैठकर चोरी की योजना बना रहे होते हैं। अरे बलिया भाई, गांव में चोरी करके हमने बहुत माल इकट्ठा कर लिया है। तू सही कह रहा है कलिया, अब केवल गांव के छिछोरे मुखिया के घर पर चोरी और करनी है, उसके बाद हम सब दोनों शहर चले जाएंगे।
और जीवन भर ऐश करेंगे और गांव कभी वापस नहीं आएंगे। बलिया इतना कहता ही है कि तभी वहाँ पर चुड़ैल प्रकट हो जाती है। चुड़ैल को देखकर बलिया और कलिया की हालत खराब हो जाती है। बलिया डरते हुए कलिया से बोलता है, अरे कालिया भाई, ये तो चुड़ैल है, अरे भागो यहाँ से। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे तभी चुड़ैल उन दोनों की ओर देखकर गुस्से से कहती है, मैं चुड़ैल बॉन्ड हूँ, चोरों की गंध सूंघ लेती हूँ मैं और उन्हें जीवित नहीं छोड़ती। और उन दोनों का खून पीकर उन्हें मार देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। कुछ ही देर में वहाँ पर गांव वाले एकत्रित हो जाते हैं। गांव का मुखिया कलिया और बलिया की ओर देखकर डरे हुए अंदाज में गांव वालों से कहता है, अरे ये तो हमारे गांव के कलिया और बलिया है। अरे कितने शरीफ और इज्जतदार व्यक्ति थे ये, इन्हें किसने मार दिया? तभी गंगा मौसी गुस्से से मुखिया से कहती है, किसने कहा ये शरीफ थे? अरे छिछोरे मुखिया, मुझे पूरा यकीन है यही तो चोर थे। तभी वहाँ पर एक तांत्रिक आ जाता है जो कलिया और बलिया की लाशों को देखकर बुरी तरह से चौंकता हुआ कहता है, इनकी हत्याएं सामान्य नहीं लगती। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें किसी चुड़ैल ने मारा हो। अबे ओ तांत्रिक, चल भाग यहाँ से। तांत्रिक की बात पर कोई विश्वास नहीं करता। कलिया और बलिया का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अगले दिन धर्म काका अपने कमरे में बैठे होते हैं कि तभी उनकी पत्नी विमला एक मिठाई का डिब्बा लेकर आती है। धर्म काका अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे ये तो शहर की मिठाई लगती है। हाँ, कुछ देर पहले दूसरे गांव के प्रधान जी आपसे मिलने के लिए आए थे। आप नहीं मिले तो मिठाई का डिब्बा दे गए, लेकिन इसे खाने की मत सोचना, डॉक्टर ने आपको मिठाई खाने से मना किया है। इतना कहकर विमला मिठाई का डब्बा रखकर वहाँ से चली जाती है। मेरी पत्नी तो मुझे मीठा छूने तक नहीं देती, चलो चुरा कर खा लेता हूँ। धर्म काका जैसे ही मिठाई के डब्बे को हाथ लगाते हैं तभी वहाँ पर चुड़ैल प्रकट हो जाती है। चुड़ैल को देखकर धर्म काका बुरी तरह से डरते हुए बोलते हैं, चुड़ैल? अरे यह चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैं चुड़ैल बॉन्ड हूँ, चोरों को सूंघ लेती हूँ मैं। तू मिठाई की चोरी कर रहा था ना, तू जीवित नहीं बचेगा। इतना बोलकर चुड़ैल बॉन्ड धर्म काका को मार देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। इस दृश्य को छुपके से धर्म काका की पत्नी विमला देख रही होती है। वो तुरंत दौड़ते हुए मुखिया के पास जाती है और उसे सारी घटना बताती है। मुखिया उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उस दिन के बाद गांव में कोई भी व्यक्ति अपने घर में कुछ पैसों की या खाने की चोरी करता तो चुड़ैल बॉन्ड उसे मार देती। धीरे धीरे गांव में दहशत का माहौल फैलने लगता है। कुछ दिन बाद मुखिया विमला से कहता है, मुझे अब तुम्हारी बात पर विश्वास होने लगा है। तभी वहाँ पर खेलती हुई तारा आ जाती है और हंसते हुए मुखिया से कहती है, उस चुड़ैल बॉन्ड को मैंने बुलाया है, अब हमारे गांव में कोई भी चोरी नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ पर रसीली आ जाती है और मुखिया से कहती है, मुखिया जी तारा सही कह रही है, जब उसने पहली बार बताया था तब मैंने विश्वास नहीं किया था। लगता है अब उस साधु महाराज को बुलाना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद मुखिया साधु के पास चला जाता है जो कि गांव से थोड़ी दूर पर बैठा होता है। तांत्रिक मुखिया की ओर देखकर कहता है, क्यों आए हो यहाँ पर? मुखिया सारी घटना बताते हुए तांत्रिक से कहता है, हम गांव वालों की गलती थी जो हमने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। तांत्रिक तुरंत मुखिया के साथ गांव चला जाता है और मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र के साथ ही चुड़ैल प्रकट हो जाती है। तांत्रिक चुड़ैल को देखकर कहता है, कौन है तू? मैं चुड़ैल बॉन्ड हूँ, जब मैं जीवित थी तब मैं रत्ना बॉन्ड के नाम से प्रसिद्ध थी। मैं जानता हूँ तेरे बारे में, तू एक पागल औरत थी। पहले तू अंग्रेज सरकार के लिए चोरों को पकड़ती थी, मगर धीरे धीरे तू उन चोरों की स्वयं हत्याएं करने लगी। उसके बाद तू इतनी ज्यादा हद से बढ़ गई कि अगर कोई भूखा व्यक्ति भूख से बचने के लिए किसी का दूध भी चुरा लेता तो तू उसे भी मार देती। इसीलिए तुझे अंग्रेजों ने जान से मार दिया। लेकिन अब तू चुड़ैल बन गई है तो तुझे मैं खत्म कर दूंगा। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है और चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और चुड़ैल खत्म हो जाती है।